जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है विश्व महासागर दिवस। दोस्तों विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और इस साल भी मनाया गया 8 जून को। हर साल जब इस दिवस को मनाते हैं तो एक मुख्य विषय को निर्धारित करके उसके तहत यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और उसके तहत ही लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। इस बार 2023 के महासागर दिवस की थीम थी महासागर ग्रह लहरें बदल रही हैं। तो इस थीम के साथ इस बार वैश्विक स्तर पर महासागर दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो याद रखिएगा, उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमें महासागर में जो भी संसाधन है उन संसाधनों को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, और न केवल संसाधनों को लेकर जागरूकता फैलाई जाए बल्कि महासागरों की सुरक्षा और उनके संरक्षण को लेकर भी लोगों को अवेयर किया जाता है इस दिवस के माध्यम से। और इसी उद्देश्य से वैश्विक स्तर पर 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। क्लियर। अब यहां सोचिए कि हमें महासागरों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। इसकी कई सारी वजह हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को नीला ग्रह आप कहते हैं। अब नीला ग्रह जो है वो किसकी वजह से है, क्योंकि 71% अप्रोक्स जो पृथ्वी का है उस पर पानी है, और वो सारा जो पानी हम लोगों को देखने को मिलता है मैक्सिमम वो कहाँ देखने को मिलता है, महासागरों में। महासागरों की बात करें तो इस धरती पर 5 महासागर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा महासागर जो देखने को मिलता है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो दुनिया के लगभग 1/3 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। एक त्रिभुज के आकार का ये महासागर है। और अगर सबसे छोटे महासागर की बात करें तो छोटा जो महासागर है दोस्तों याद रखेंगे वो है आर्कटिक। आर्कटिक जो है ये बर्फ से जमा हुआ है और उत्तरी ध्रुव पर है, जो दुनिया का सबसे छोटा महासागर के तौर पर जानते हैं। वैसे तो आप 7 समुंदर की बात हर जगह करते हैं, परंतु जो 7 समंदर वाली बात है दोस्तों वो इस वजह से दिखाई पड़ती है क्योंकि यहाँ पर देखिए एक प्रशांत महासागर, एक आर्कटिक महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर, और हिंद महासागर के बाद है अंटार्कटिक। अब जब आप अंटार्कटिक की बात करते हैं तो दोस्तों ये एक महाद्वीप और महासागर दोनों में आता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 महासागर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अटलांटिक है ना ये एक उत्तरी और एक दक्षिणी 2 रूप में विभाजित है, क्योंकि ये दोनों गोलार्धों में विस्तृत है। उसी प्रकार से प्रशांत महासागर जो है ये भी उत्तरी और दक्षिणी 2 रूपों में विभाजित है, क्योंकि ये भी दोनों गोलार्धों में है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर, इनको अगर आप एक साथ गिनेंगे तो 4 हो जाएंगे। उसके बाद हिंद महासागर, अंटार्कटिक और आर्कटिक को मिलाते हैं तो 7 हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप 5 बताएंगे, क्योंकि 5 महासागर हमें एकीकृत रूप में देखने को मिलते हैं इस पृथ्वी पर। ठीक, चलिए, तो ये तो बात हो गई कि 71% पानी इन महासागरों में, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये महासागर इस सोर्स पर नहीं, क्योंकि हम लोग तो साधारणतः ये कह देते हैं कि महासागरों का पानी खारा है, खारा है तो पीने योग्य नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि जो जल चक्र होता है, जल चक्र में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड थिंग ये होता है कि 50% अगर हम देखें ऑक्सीजन, तो कम से कम 50% या इससे ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो महासागरों से आती है। मतलब महासागर ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं या हमारी सामान्य धारणा ये होती है कि हमें ऑक्सीजन वृक्षों से मिलती है सबसे ज्यादा। तो दोस्तों याद रखिएगा वृक्षों से तो ऑक्सीजन हमें मिलती ही है, परंतु और जो महासागर होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं। 50% कम से कम ऑक्सीजन हमें महासागरों से देखने को मिलती है। लेकिन इस धरती पर जैव विविधता की जब बात करते हैं दोस्तों, तो इस क्षेत्र में भी याद रखिएगा कि जैव विविधता जो होती है उसकी दृष्टि से महासागर जो होते हैं वो बहुत धनी हैं। जैव विविधता सर्वाधिक हमें सागर क्षेत्र में, महासागर क्षेत्र में मिलती है, याद रखिएगा। और अगर हम आगे देखें दोस्तों तो एक और चीज याद रखिएगा कि जो महासागर हैं वो कहीं ना कहीं उस पर प्रोटीन के लिए, है ना, आप मनुष्य जो है वो अपने प्रोटीन के लिए, भोजन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के लिए भी निर्भर है। याद रखिए कि इस दुनिया का लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं
वो प्रोटीन की अपनी इंपॉर्टेंट आवश्यकता के लिए महासागरों पर ही निर्भर करते हैं। तो कई दृष्टि से अगर हम देखें तो महासागर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भले वो ऊर्जा की बात कर लें, जैव विविधता की बात कर लें, ऑक्सीजन की बात कर लें, जल चक्र की बात ही क्यों ना करें। तो इन सब इंपॉर्टेंस के बावजूद अगर हम देखें तो महासागरों के ऊपर ह्यूमन की, मानवों की क्रूरता देखने को मिल रही है। हम मानव जो है वो महासागरों को प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण महासागरों में जा रहा है उसकी वजह से महासागरों को नुकसान बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। अगर हम देखें तो महासागरों की जो जैव विविधता है वो लगभग 50% के आसपास तक कम होती जा रही है दोस्तों। और यहाँ पर जो बड़ी मछली हैं, अगर बड़ी मछलियों की बात करें तो इनकी प्रजातियां 90% तक कम हो गई हैं, ये याद रखिएगा। अगर हम प्रवाल भित्ति की बात करें, कोरल रीफ की, तो प्रवाल जो है वो 40% के आसपास नष्ट हो गए हैं। तो ये बहुत बड़े स्तर पर मनुष्य के द्वारा जो महासागरीय प्रदूषण किया जा रहा है, उस प्रदूषण के कारण यहाँ के जैव विविधता, एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, सब चीजें क्या हो रही हैं, खराब हो रही हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ती है कि हम विश्व महासागर दिवस मनाएं और महासागर के संसाधनों, उनकी सुरक्षा, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी ली जाए। वैश्विक स्तर पर एक विषय चयनित करके महासागर दिवस मनाया जाता है ताकि लोग इसको लेकर अवेयर हों और महासागरों को भी स्वच्छ रखा जा सके। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महासागर दिवस महासागरों की स्वच्छता के लिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है, ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। और हमें भी एक व्यक्तिगत रूप से ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि महासागरों का प्रदूषण भी रुके, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के प्रदूषण की तरफ हम आगे ना बढ़े और प्रदूषण की रोकथाम हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला टॉपिक है आपका व्यसन मुक्त अमृतकाल के लिए राष्ट्रीय अभियान। तो ये एक अभियान चलाया गया है, व्यसन मुक्त अमृतकाल। व्यसन मुक्त अमृतकाल का जो अभियान है दोस्तों, एक राष्ट्रव्यापी अभियान है और इस अभियान का जो प्रारंभ किया गया है वो 31 मई को किया गया है 2023 में। इस दिन होता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। मैंने इसके बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कशन भी किया है, तो याद रखिएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं, तो उस पर हम लोग चर्चा आज नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन भारत में व्यसन मुक्त अमृत काल जो है एक अभियान चालू किया गया है। दोस्तों आधुनिक इस समय में हम देखें तो देश में जो छोटे छोटे से बच्चे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं तंबाकू हुए और नशीले पदार्थों की सेवन की जो लत है वो बढ़ती चली जा रही है। और ये कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्र निर्माण का जो संकल्प है, जो विकसित भारत बनाना है 2047 तक, उस संकल्प में कहीं ना कहीं अड़ंगा आएगा, रोक आएगा। तो इसलिए कि भारत की जो आज बच्चे हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो इस व्यसन के कारण, नशे के कारण, तंबाकू और आदि चीजों के प्रयोग के कारण एक तरीके से बर्बाद ना हो जाए, किसी काम की न रहे, उस स्थिति को बचाया जाए, उस स्थिति को रोका जाए। तो भारत में विशेषकर बच्चों में नशा, तंबाकू, ये जो व्यसन है, इन सब को खत्म करने के लिए ही भारत सरकार के द्वारा व्यसन मुक्त अमृतकाल अभियान चलाया जा रहा है ताकि भारत को व्यसन मुक्त किया जा सके इस दौरान। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम भारत सरकार का है। अगर हम इस रिपोर्ट पे देखें तो भारत में लगभग 13.5 लाख लोग जो हैं हर साल तंबाकू और नशीले पदार्थों के सेवन के कारण मर जाते हैं और वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा तो दोस्तों 80 लाख के आसपास पहुंच जाता है। तो यह बहुत बड़ा आंकड़ा है जो नशीले पदार्थों के सेवन के कारण हमें मृत्यु के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो जरूरी यह है कि नशीले पदार्थों, उसके सेवन से भारत को मुक्त किया जाए। तो यह ध्यान रखना है कि एक अच्छा अभियान हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको लेकर भारत में कहीं ना कहीं कुछ क्लब्स भी बनाए गए हैं। 2017 से अगर हम देखें तो इसको लेकर कई सारे क्लब बनाए गए जो लगभग 60,000 के आसपास ऐसे क्लब हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं पूरे देश भर में, ताकि बच्चों को, युवाओं को इस व्यसन की, नशीले पदार्थों की लत से बचाया जा सके। ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका वित्त वर्ष 2023-24 हेतु भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर विश्व बैंक का पूर्वानुमान। अगर हम इस टॉपिक पे देखें तो हाल ही में विश्व बैंक ने
एक पूर्वानुमान प्रस्तुत किया है जिसके माध्यम से भारत की वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर पर उन्होंने अपनी पक्ष रखा है। तो याद रखिएगा, विश्व बैंक का ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये इंडेक्स निकलता है। इस संस्करण में कहा गया है कि भारत की जो 2023-24 की विकास दर रहेगी वो दोस्तों लगभग 6.3% के आसपास रहने का अनुमान वो बता रहे हैं। पहले ये अनुमान लगभग 6.6 के आसपास बताया जा रहा था, लेकिन ये घटाया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये कहना है कि भारत की विकास दर जो रहेगी वो विश्व में सबसे ज्यादा रहेगी। इसका मतलब ये कि भारत ये कमी के बावजूद विश्व का सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाला राष्ट्र रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत सरकार की ऐसी नीतियां, ऐसे प्लान्स आ रहे हैं जो इस चीज के लिए दुनिया को दिखाई दे रहे हैं। इस बीच में विश्व बैंक का कहना है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोडक्ट जो प्रोस्पेक्टस इसका कहना है कि जो महंगाई दर है वो भी कोविड काल के बाद सबसे निम्न स्तर पर 6.8% पर आ गई है और आने वाले समय में ये 5.2% तक भी जा सकती है खुदरा महंगाई दर। ये भी कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट का कहना है। तो कहीं ना कहीं देखें तो एक अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें दोस्तों, तो वैश्विक स्तर पर जो विकास दर है वो भी घटकर 2.1% तक आने की बात कही गई है। तो जब देखिए वैश्विक विकास दर 2.1% की बात करता है, तो वहीं भारत की विकास दर 6.3% के साथ बहुत तेजी से बढ़ेगी। अगर हमारे प्रतिद्वंदी चाइना की बात करें दोस्तों, तो चाइना की इकोनॉमी विकास दर भारत की विकास दर से आधी, लगभग आधी रहने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। तो ये एक अच्छे आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। ये आंकड़े भारत के आर्थिक क्षेत्र को कुछ मजबूती देने का काम करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस की, तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि वैश्विक स्तर पर जो व्यापार है, जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं, जो आर्थिक संभावना है वैश्विक स्तर की विकासशील देशों में खासकर, उसको लेकर ये अपना एक अनुमान लगाएं, उस पर कहीं ना कहीं काम करें। तो ये उस पर रिपोर्ट निकालने का काम करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात कर लें विश्व बैंक की दोस्तों, तो विश्व बैंक 1944 में जब हम बात करते हैं कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है, तो ब्रिटेन वुड्स के दौरान हमें दिखाई पड़ता है क्या IMF और WB जो है इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, और कहीं ना कहीं ये वैश्विक स्तर पर जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देने का काम करता है। इसमें 16.41% के साथ सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है अमेरिका की है। अमेरिका को इतने SDR, इतना ड्राइंग राइट जो मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि अमेरिका इसमें सबसे ज्यादा डोनेशन करता है, तो उसके कहीं ना कहीं तुलना में इनको सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए हैं इसमें। और इसी वजह से हमें विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाओं में अमेरिका जैसे विकसित देशों का कहीं ना कहीं मनमानी भी देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। और इसी कारण से हमें एशियाई विकास बैंक और ब्रिक्स विकास बैंक जैसी संस्थाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये विकसित देश जो हैं वो ऐसी संस्थाओं में अपनी मनमानी कर लेते हैं, जिसके चलते विकासशील देशों को समय पर लोन कभी नहीं मिल पाते। तो उन्होंने अपनी खुद की ऐसी बैंक तैयार की है, जिसके माध्यम से उनमें विकास की जो गतिविधियां हैं वो धीमे ना पड़े और निरंतर चलती रहे, ये ध्यान रखिए। यहां पर हम एक और टॉपिक देखते हैं दोस्तों, पहले इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जब हमने ये बात किया व्यसन मुक्त अमृतकाल, तो इसमें हम लोग एक चीज और देख सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, ये आयोग जो है ये बना रहा है। ठीक है, ये जो अभियान है ये किसके अंतर्गत चलाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत चलाया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने 2005 में एक्ट बनाया था और 2007 में ये आयोग बनकर तैयार हुआ था। और ये एक सांविधिक संस्था के तौर पर या वैधानिक संस्था के तौर पर काम करता है, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त अधिनियम है। और भारत में जो बच्चे हैं उनके स्वतंत्रता, उनके अधिकारों के संरक्षण, उनके गौरवपूर्ण जीवन के कहीं ना कहीं व्यवस्था के लिए आयोग काम करता है। भारत के संविधान में आर्टिकल 21 हो, आर्टिकल 21A हो, या फिर बात कर लें आर्टिकल 23 और 24 हो, ये सभी के सभी आर्टिकल दोस्तों जब हम देखते हैं तो इन आर्टिकल के तहत भारत में बच्चों के लिए अधिकारों की बात की गई है। आर्टिकल 21 में जीवन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत ये आयोग बना है। आर्टिकल 21A में अगर हम बात करें तो 6 से
14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, उसके तहत ये आयोग काम करता है। और 23 और 24 में यहां पर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं इस कारण भी ये प्रासंगिक हो जाता है। और यहां देखिए आर्टिकल 39 का F अगर देखें तो इसके माध्यम से भी जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है वो हमें संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रतीत होता है, जिसके लिए भारत सरकार ने 2005 में अधिनियम बनाया और 2007 में इसको बना दिया था, जो एक संवैधानिक संस्था के तौर पर बोल सकते हैं कि संविधान के आदर्श के अनुरूप है और सांविधिक संस्था के तौर पर मौजूद है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने इस पूरे टॉपिक को करंट तक डिस्कशन किया। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। इस पे ये जो आप मानव का एक रूप देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं होमो नलेदी। होमो नलेदी जो है ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसके द्वारा दफनाने और रॉक कला के दावे जो है वैज्ञानिकों ने दिए हैं। ऐसा माना गया है कि ये जो मानव का एक प्राचीन रूप रहा है, ये प्राचीन मानव दफनाने और रॉक कला के बारे में जानता था। इसके जो हमें साक्ष्य देखने को मिले हाल ही में, उस साक्ष्य में लगभग 15 लोगों के आसपास ये लोग रहे जिनको आप दफनाने के देखते हैं व्यवस्था। ये 15 लोगों में बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और वयस्क लोग भी शामिल थे, जिनके साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। अगर हम इस होमो नलेदी की बात करें जो एक प्राचीन मानव है दोस्तों, तो इसके साक्ष्य जो है वो अफ्रीका में मिले थे। अफ्रीका में कब मिले थे दोस्तों? तो 2013 में मिले थे। अफ्रीका में एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थान है जिसको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं राइजिंग स्टार गुफा प्रणाली। वो अफ्रीका में विश्व धरोहर स्थान कौन सा है? राइजिंग स्टार गुफा प्रणाली। ये अफ्रीका का विश्व धरोहर स्थल है और यहीं पर 2013 में खोज के दौरान होमो नलेदी जो है इसके सबूत मिले थे। और हाल ही में वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि इसके द्वारा दफनाने और रॉक कला के दावे भी है कि ये करते थे ये सब चीजें। अगर हम इस मानव की बात करें तो लगभग ये 2.5 लाख से 3.5 लाख ईसा पूर्व के पहले का मानव रहा है। और ये जो सबूत मिले हैं इसके माध्यम से इतिहास के कई साक्ष्यों को लेकर पुष्टि हुई है, अनुमान बेहतर हुए हैं। लेकिन साइंटिस्ट के बीच में, वैज्ञानिकों के बीच में, इतिहासकारों के बीच में एक बहस भी इसके कारण से आ गई है, क्योंकि पहले अलग प्रकार की व्यवस्था बताई गई थी और अब अलग प्रकार की व्यवस्था बताई गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक विवाद का कारण भी बना है, ध्यान रखिए। तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि होमो नलेदी क्या है, तो आप लोग बताएंगे प्राचीन मानव की एक प्रजाति कहां से मिली? अफ्रीका के राइजिंग स्टार गुफा प्रणाली से मिली। कब मिली? 2013 में मिला था, ध्यान रखिएगा। और इस समय के इंपॉर्टेंट साक्ष्य रहे हैं। तो ये हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में जो करंट अफेयर में हाल ही में इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन में रहे थे उनके बारे में डिटेल में चर्चा की दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।